नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। आप जब भी गोल्ड के किसी भी ज्वेलरी मार्केट में, ज्वेलरी स्टोर्स में जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम रेट देखते हैं और रेट को लेकर ग्राहकों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि हर ज्वेलर्स के अलग अलग रेट है, हर शहर के अलग रेट है, हर राज्य के अलग अलग रेट है, तो लोगों को पता ही नहीं लगता। हमारे साथ काम करने वाले कई सारे लोग भी हमसे पूछते हैं कि गोल्ड का भाव क्या चल रहा है, लेकिन आप जब ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं तो क्या वही भाव आपको मिलता है? चलिए, इससे जुड़ी हुई एक अहम खबर और बेहद ही एक्सक्लूसिव खबर जो सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश के पास है। कल केरल के कोच्चि में एक अहम बैठक हुई थी तमाम ज्वेलर्स से, जहां पर देश के दिग्गज ज्वेलर्स थे। साउथ इंडिया के तो ज्वेलर्स थे ही, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इंडिया के भी वहाँ पर ज्वेलर्स मौजूद थे और सबने एक मत से यही कहा कि यूनिफॉर्म रेट होनी चाहिए, वन नेशन वन रेट गोल्ड का भी होना चाहिए। हालांकि इस रास्ते में काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बाद भी सारे ज्वेलर्स एक मत है कि इसे करना चाहिए। इसको लेकर मंथन भी चल रही। तो ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे क्या असर होगा, ज्वेलरी मार्केट पर क्या असर होगा? तो ज्वेलरी मार्केट में ग्राहकों को एक रेट मिलेंगे, तो जिस शहर में जाते हैं वहाँ अगर वहाँ की डिज़ाइन उनको पसंद आ जाती है तो वो खरीद पाएंगे। साथ ही मार्केट में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप गोल्ड का अगर एक ही रेट रहता है तो आपके लिए आसानी होगी समझने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ बड़े फ़ायदे यहाँ पर है। लेकिन इसके एक नुकसान ये है कि अगर सस्ता बाजार कहीं पर अगर होगा तो यहाँ पर ग्रे मार्केट भी डेवलप हो सकता है। तो ये एक बड़ी चिंता यहाँ पर है। चलिए, इसी मुद्दे पे और गोल्ड के केरल में किस तरह का मार्केट है, वहाँ पर भाव क्या चल रहा है, वहाँ पर ग्राहकों का ट्रेंड क्या है, ये सब हमने जानने की कोशिश की भीमा ज्वेलर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी गोविंदन से। जाने माने ज्वेलर है, केरल के दिग्गज और बड़े ज्वेलर में आते हैं। आइए उन्होंने क्या कहा ज्वेलरी मार्केट को लेकर, और साथ ही वन नेशन वन रेट गोल्ड पर उन्होंने क्या कहा है, सब कुछ सुन लेते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, भीमा ज्वेलर्स के चेयरमैन गोविंदन जी है। बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। सर, साउथ के मार्केट का ट्रेंड बताइए, किस तरह लोगों की दिलचस्पी किस तरह के गोल्ड में है, किस तरह की डिमांड है? क्या यहाँ पर भाव बढ़ने का कुछ असर हुआ है या लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया है 70,000 70,000 के ऊपर के भाव को? सी इन केरला में most of the public means ladies who are wearing the jewelry, though वो सब डायमंड ज्वेलरी अभी है। पहले से प्लेन ज्वेलरी खरीदने में बहुत इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट था मीन्स उसका डेली वेयर करने के बाद उसके साथ उसके हाथ में कुछ पैसा, सेविंग्स में पैसा आए तो 10,000 15,000 आए तो इमीडिएटली वो लोग ज्वेलरी शॉप में जाकर कॉइन्स, नहीं तो ज्वेलरी पहनने के लिए ज्वेलरी खरीदेगा, नहीं तो बिग थोड़ा पैसा कमी है तो 4-5 टाइम कॉइन खरीद कर सबके साथ एक साल में वो चेन, नेकलेस, बैंगल्स जो उनको पसंद है वो खरीदेगा। मतलब उनको बहुत पसंद है, गोल्ड से उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के स्टोर्स पर क्या इस तरह के ट्रेंड देखने को मिले हैं? भाव जो अचानक से अप्रैल में बढ़ गए, जो प्रीमियम मिला वॉर का, बाकी जो प्रीमियम मिल रहा है करेंसी का, क्या उसका कुछ असर हुआ या लोग अभी भी उसी तेजी के साथ, उसी दिलचस्पी के साथ गोल्ड को खरीद रहे हैं? उनको पसंद आने के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम एक स्कीम अभी इंट्रोड्यूस किया है। उनको एक महीने में 500,000 2,000 वो जो इतना है उनके उसके साथ डिपॉजिट करेगा। आफ्टर 11 मंथ्स सबके साथ 25,000 उसका ज्वेलरी खरीदेगा। उनका एक अट्रैक्शन ये है, वो ये महीने में 3,000 दिया तो 11 मंथ्स के बाद 3,000 का आज 5,000 है तो एक ग्राम का वो टाइम 6,000 होगा। उनके उससे प्राइस एस्केलेशन में बचाने के लिए हम एक सिस्टम किया। 5,000 आज दिया तो 5,000 पैसा के तरफ नहीं डिपॉजिट करना। कितना गोल्ड है 2 ग्राम
1.5 ग्राम आज के प्राइस में खरीद करेगा। ओके। एक महीने में दो ऐसा 11 मंथ्स में जो प्राइस है उसका कन्वर्ट करके कॉइन के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, मतलब एक एक्यूमुलेशन का जमा करने के लिए उनके लिए एक अच्छा सोर्स मिल गया। सोर्स भी नहीं, प्राइस एस्केलेशन के से बाहर आने के लिए। ओके, मतलब आपको भाव बढ़ने की भी चिंता नहीं है, एक बार आप धीरे धीरे उनको परचेज करने वाला का उसका चिंता भी नहीं है। ओके, प्राइस एस्केलेशन में वो बच गया। सर भाव को लेकर क्या सेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इतने समय से लंबे समय से मार्केट को देख रहे हैं, क्या लग रहा है गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से ऊपर ही जाने वाले हैं? ऊपर ही जाने वाले कि अभी चाइना का भी थोड़ा स्टॉप किया परचेज करने का सेंट्रल बैंक ने मई के महीने में। हाँ, वो उसके आउट टाइम थोड़ा प्राइस कमी हो गया। ओके, फिर भी ज़्यादा हो गया। परचेज करने वाला का नेशन सी हम हमारे आपके अभी के कैलकुलेशन में यूएस और जापान और बाकी दूसरा ताइवान, थाईलैंड, उसके साथ 200 टन, 300 टन, 500 टन वो इसका गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। लगातार सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी नई रिपोर्ट आ रही है, आरबीआई ने 8 से 9 टन सोना वो आरबीआई का उनके साथ पब्लिक के साथ पब्लिक के साथ इतना साल वो परचेज कर रहा था ना, उसका एवरेज वेट है 25,000 टन। ओके, उस वो कैलकुलेशन पर इंडिया इज द रिचेस्ट नेशन टोटली इंटरनेशनली इंडिया इज द रिचेस्ट। ओके सर, अब मेरा सवाल होगा, वन रेट वन नेशन, एक देश एक भाव सोने का काफ़ी लंबे समय से डिमांड है। आप लोग जीजेसी की तरफ से और आप अपने केरल के जितने भी एसोसिएशन हैं, बड़े ज्वेलर्स हैं, वो लोग भी इस बात की वकालत कर रहे हैं कि होना चाहिए, क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, कंज्यूमर्स को एक भाव दिखेगा पूरे ही देश में, कहीं भी जाएंगे उनको लगेगा कि गोल्ड एक ही भाव पे कहीं भी मिलेगा, कहीं से भी खरीद सकते हैं। क्योंकि उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर वो केरल में भी आते हैं तो उनको वहाँ की डिज़ाइन अगर पसंद आएगी तो भाव तो वही है, चाहे वो बॉम्बे का हो, दिल्ली का हो, कोलकाता का हो, तो यहाँ के डिज़ाइन की क्यों ना खरीद ले। तो ये फ़ायदा देश के सभी ज्वेलर्स को होने वाला है। तो आपको कारीगरी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्या ये इतना आसान है क्या कि एक देश एक रेट गोल्ड का लेकर जाना? See, whatever you say, we said एक नेशन एक रेट, वो कॉन्सेप्ट अच्छा है। ओके, वो प्रैक्टिकल में करने लाने के लिए थोड़ा मुश्किल है। Why That's so? what I'm explaining. See, here, Kerala में सब turnover in jewelry industry is very big. Mean, if you invest about 100 kilos, about 10 kilos, the average per year sale will be 4 to 6 times, either 40 kilos, 60 kilos. The turnover is very high in Kerala and Tamil Nadu, but whereas in North, there the turnover in those areas, especially Bombay, Delhi, Bangalore नहीं, Calcutta, turnover is very low. If you invest about 10 kilos, the turnover will be not even one time, not even 10 kilos or 9 to 8 to 10 kilos only. So is earning profits will be limited. Here there is calculation very high, 4 to 6 times. Calculation turnover will be high. You will get more profit. That's one reason. I am telling you 3-4 reasons. See, Kerala here for a 1,000 square feet showroom, you need to pay about 10 to 15,000. Where in Bombay, the same area, you have to pay 3 to 5 lakhs. Delhi is also like that. So cost of living and that's the average salary to a person, salary salesman here it may be 10 to 15 years. Where there you have to pay 1 to 1.5 lakhs. So that cost of living will be very high in and North. Operational cost also. Operational cost, everything will be high in North. So if we introduce that system, it will affect the Kerala people will be happy. There is nothing to worry. But there it is, they are losing. तो आप सुन रहे थे यहाँ पे
बी गोविंदन थे जो चेयरमैन थे भीमा ज्वेलर्स के, वो बता रहे थे कि वन नेशन वन रेट की वकालत तो ये लोग कर रहे हैं जितने भी ज्वेलर्स हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या है? क्योंकि हर सिटीज़ के अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं ज्वेलर्स के, वहाँ की सैलरी अलग होती है, तो उस कॉस्ट को देखते हुए एक रेट हर शहर में रखना ग्राउंड पर कितना फिजिबल होगा, इन सब चीज़ों पर अभी मंथन चल रहा है और सितंबर में इस बात को लेकर ऐलान हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब वायदा बाजार की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। मानव मोदी है मोतीलाल ओसवाल से, भूपेश शर्मा है बीकानेर से, और साथ ही हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम गोल्ड सिल्वर के साथ ही करेंगे। मानव, एक छोटा सा टेक आपका भी मैं लेना चाहूंगा। वन नेशन वन रेट, इसकी चर्चा कल केरल में कोच्चि में पहली बार हुई थी और उस मंच पे 15 से 16 ज्वेलर्स थे जो देश के बड़े ज्वेलर हैं। हालांकि कई सारे चैलेंजेस भी, क्या लग रहा है, क्या ये मुमकिन है और ये मार्केट के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? ये बिल्कुल मेरे ख्याल से गेम चेंजर तो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइसेस एक तरीके के होते हैं तो कंज्यूमर्स के लिए बहुत एक बेनिफिशियल होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। हम हॉल मार्किंग की चर्चा बहुत सारे जगहों पे करते हुए देखते हैं, तो हॉल मार्किंग भी उसी तरह के ट्रांसपेरेंसी की नींव है। लेकिन जैसे सर ने भी चैलेंजेस की बात की, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी उसके साथ आएंगे हर एक जगह पे। साथ ही साथ अगर ट्रेड की बात करें तो आर्बिट्राज और जो प्रीमियम डिस्काउंट की जो चीजें हैं वो भी थोड़ी अफेक्ट हो सकती हैं अगर एक ही प्राइसेस होती हैं। तो बेनिफिट्स डेफिनेटली है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एडवांटेज कंज्यूमर के लिए बिल्कुल होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन चैलेंजेस को ध्यान में रखना थोड़ा मेरे ख्याल से जरूरी होगा। इसको कैसे डील करते हैं वो थोड़ा देखना बिल्कुल जरूरी होगा, इसके ऊपर अपडेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अपने दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं। नेचुरल गैस पे इतने सवाल हैं कि एक एक करके लेना मुश्किल है, मैं एक साथ लेने की कोशिश करूंगा। ओम प्रकाश जयपुर से नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक और सवाल है नेचुरल गैस को लेकर निखिल मदन का, वो भी यही सिमिलर सवाल है कि नेचुरल गैस में क्या करें। और एक सवाल अमित कपूर का है गाजियाबाद से कि 194 रुपए पे खरीदे क्या करंट मार्केट प्राइस पे। तो तीनों सवाल बिल्कुल सिमिलर है। भूपेश जी, तीनों सवाल के जवाब आप दे दीजिए। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में, खरीदे या बेचे? 194 का जो लेवल दिख रहा है, यहां पर खरीदना चाहिए या नहीं? जी नमस्कार विश्वनाथ जी। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, क्योंकि मार्केट पिछले काफी दिनों से लगभग 3 हफ्ते से 245 के भाव से 196 तक आ चुका है वन वे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, परंतु ट्रेंड अभी भी ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा। तो बाजार में अगर कोई भी व्यक्ति करंट भाव पे यहाँ खरीदता है तो उसका स्टॉप लॉस 193 का स्ट्रिक्ट फॉलो करें और 202 और 207 तक के पुल बैक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ऋषभ चौहान है दिल्ली से। इनका सवाल, इन्होंने नेचुरल गैस 202 रुपए पे लॉन्ग कर रखा है, इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, करीब 42,000 का इन्होंने मैसेज किया है। हालांकि जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये कमोडिटी काफ़ी वॉलेटाइल है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। अगर अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप ट्रेड ना करें। आप बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए? 202 रुपए की लॉन्ग है, इनको काफ़ी नुकसान है। क्या इनका नुकसान कम हो सकता है? भाव इसके आसपास आ सकता है क्या? नमस्कार रश्मोहन जी। क्लियरली नेचुरल गैस जो जब भी गिरता है तो इसमें जो ट्रेंड रिवर्सल होने को काफी वक्त लग जाता है, तो इनका भाव आने के लिए टाइम लग जाएगा। फिलहाल 193 के पास में है, मेरे ख्याल से 180 तक ये स्लिप हो सकता है, इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। रैलीज पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए और बाई स्ट्रेटजीज में से निकल जाना चाहिए। फिलहाल सेल साइड में बने रहना चाहिए, जिन लोग सेल साइड में है नीचे 180 तक के पॉसिबल टारगेट दिखा देते हैं। ये खबर अच्छी नहीं है कि आपको निकल जाना चाहिए। प्रथमेश जी को लगता है कि 180 तक भी भाव फिसल सकता है। मानव, आप बताइए, आप क्या सलाह देंगे इनको? 202 पे लॉन्ग है, नुकसान काफ़ी हो गया है, मल्टीपल लॉट्स में उन्होंने किए होंगे, क्या करें अब? जी बिल्कुल, मैं भी पैनल से सहमत हूँ ईशुमोहन जी। नेशनल गैस में ट्रेंड अभी भी नीचे का ही है। मेरे ख्याल से जब तक 198 200 के ऊपर फिर से सस्टेन नहीं होता है तब तक वापस तेजी रिज्यूम होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 193 के नीचे का एक स्टॉप मेंटेन करना चाहिए। मेरे ख्याल से सेल साइड में जो भी है वो होल्ड कर सकते हैं। बाय साइड में वो है या तो हेज या तो एग्जिट की तरफ देखें, हाई बीटा कमोडिटी है
तो उसके नीचे अगर जाता है तो मेरे ख्याल से और ज्यादा गिरावट भी देख सकते हैं हम। आप एसएल के बिना हेजिंग के आप इस तरह के ट्रेड ना करें। अगर इस तरह के आप नेकेड आप बाई करते हैं, लॉन्ग पोजीशन करते हैं, तो उसके साथ आपके पास ऑप्शंस का भी विकल्प है, तो एक पुट भी ले सकते हैं। इस तरह से रिस्क को कम करने की कोशिश करें और अपने एक्सपर्ट्स की सलाह भी दे ले। भूपेश जी, इनको आप क्या सलाह देंगे? प्रमोद पुणे हैं, इन्होंने 204 रुपए पे एनजी को खरीद रखा है, इनको भी काफी नुकसान हो रहा है। प्रमोद जी को आप क्या सलाह देंगे भूपेश जी? जी सर, आज के लो के 1 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस इन्हें एकदम से लगा के रखना चाहिए। 191 का स्टॉप लॉस ये लगा के रखें। मेरे हिसाब से बाजार में इनके 204 तक के भाव बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं, परंतु इन्हें स्टॉप लॉस कल भी फॉलो करना चाहिए था और आज भी इन्हें फॉलो करना चाहिए। ये जो भी ट्रेडर है, अगर ट्रेडिंग दुनिया में आप बने रहना चाहते हैं तो आपको बिना स्टॉप लॉस, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप ट्रेड ना करें। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत सारे अभी भी सवाल है, वो उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। कॉपर में एक छोटा करेक्शन कॉपर ने आज सुबह के सत्र में ले लिया है। 870 के आसपास के भाव कॉपर ने बनाए थे आज। तो मुझे लगता है कि कॉपर में अभी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अभी 870 का स्टॉप लॉस लगाकर इन्हें अपनी पोजीशन में बने रहने चाहिए, या किसी को भी अगर पोजीशन लेनी है तो 870 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। तो ये सलाह कॉपर के लिए, आपके लिए है। अगले दर्शक छोटू है, गोल्ड में फिलहाल क्या करें? क्या करना चाहिए प्रथमेश जी गोल्ड में? प्रथमेश जी, गोल्ड में क्या सलाह है छोटू के लिए? सर, नेटवर्क का इशू है। मानव, आपसे मेरा यही सवाल होगा, गोल्ड पर आप क्या राय देंगे उनको? जी बिल्कुल विश्वमन जी, मेरे ख्याल से गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है, जो फ्राइडे को इतना बड़ा रैली आई है उसके बाद गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की सलाह अभी भी रहेगी, क्योंकि हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अच्छे आते हुए देखे हैं। तो 70 टू 900 800 के आसपास वो एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से एक बार बाय कर लेना चाहिए। 70 टू 700 का स्टॉप और 73 250 300 के आसपास का टारगेट मेंटेन होना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह गोल्ड में रहेगी। अगले दर्शक हमारे साथ दिशांत चौधरी हैं जयपुर से। क्रूड और नेचुरल गैस खरीदें या बेचें, क्या सलाह देंगे भूपेश जी इनको? क्रूड और नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस हालांकि आपने दो बार बता दिया, एक बार फिर से इनके लिए दोहरा दीजिए। सर, पहले क्रूड की बात करते हैं। क्रूड के बाजार में मुझे लगता है कि ईरान में सरकार चेंज हुई है, इसका काफी बड़ा प्रभाव हमें क्रूड के भाव पर देखने को मिलेगा फंडामेंटली। परंतु मैं टेक्निकल की बात करूंगा तो एक अच्छा गैप डाउन बाजारों में आज के सत्र में देखने को मिला, और 6,900 के भाव पर अभी क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए। 6,950 या 6,940 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 6,850 और 6,800 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वही नेचुरल गैस में मैं रिपीट कर देता हूँ कि 192 का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन में बने रहें। हो सकता है कि 207 तक के पुलबैक हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी काफी ओवरसोल्ड जोन में। अगले दर्शक हमारे साथ महावीर पांडे हैं बुलंदशहर से। क्रूड के 7,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन उन्होंने 110 रुपए में खरीदी है। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको? महावीर पांडे जी को क्या सलाह दे रहे हैं आप? रिस्क प्रीमियम जो है यहाँ पे ईज आउट होते हुए दिख रहा है सीज फायर के कारण। तो मेरे ख्याल से 7,000 जो है क्लियरली रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ से नीचे आने की उम्मीद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 6,750 तक नीचे गिरावट हो सकती है। इनका कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन से एग्जिट होना चाहिए। मेरे ख्याल से पुट में ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज है। ओके, तो ये सलाह आपके लिए आ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत हैं राजगढ़ से। इनका सवाल है कॉपर, एल्यूमिनियम और चांदी, इन तीनों में क्या करना चाहिए? आप बताइए मानव जी, आपसे ही ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कॉपर से अगर बात करें तो कॉपर में मैं सहमत हूँ। एक बार हमें थोड़ी बहुत जो सेलिंग आई है वो वापस थोड़ी रिकवरी आ सकती है। 870 के आसपास, 870 71 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। ऊपर में 880 885 तक का एक जोन है, वो अगर निकलता है तो ये रैली वापस रिज्यूम हो सकती है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं हर वीक ऑन वीक वो एक स्टेडीनेस है, वो अभी भी है। मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम से हटके कॉपर और जिंक में ज्यादा वोलेटिलिटी है, ज्यादा मूव है।
तो उस पे फोकस हमारा होना चाहिए। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो जिंक में डेफिनेटली 275 का एक जोन है जहां से सेल की सलाह रहेगी। जिंक में 277 का एक स्टॉप और 270 150 272 का एक टारगेट हो सकता है जिंक में। एंड सिमिलरली सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी आज सुबह से एक स्टेडी मूव रहा है, बट डेफिनेटली जिस आपकी चेंजेस फंडामेंटली हो रही है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, उसको मद्देनजर रखते हुए अब तक सीज फायर की डेवलपमेंट हर बार हमने देखी है कि हुई है और फिर अगले ही कुछ दिनों में वापस वो डेवलपमेंट इजराइल की तरफ से हमने अटैक शुरू होते हुए देखे। तो थोड़ा बहुत अपडेट पे ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन अभी के फ्रंट पे अगर लंबे समय की बात करें, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, तो अभी भी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी सिल्वर में। 93,200 93,000 के आसपास चांदी बाय करनी चाहिए। 92 600 700 का स्टॉप और 94,000 का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। स्टॉप मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल फ्रंट के थोड़े अपडेट आ रहे हैं। चांदी में आपकी राय क्या है? चांदी में आप क्या सलाह दे रहे हैं प्रथमेश जी? चांदी में मेरे 93,370 पर सेल करने की सलाह रहेगी। सितंबर में 93,950 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 92,500 के लिए रहेंगे। थोड़ी नीचे की लेवल्स उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए कुछ एग्री मार्केट पे राय ले लेते हैं। आज हल्दी में काफी गिरावट दिखी, करीब 4% तक की गिरावट। भूपेश जी क्या लग रहा है, हल्दी में क्या हो रहा है, क्यों ये बिकवाली बढ़ रही है? सर, अगर हल्दी के जहां भी बिजाई का एरिया है वहां पर अगर बात करें तो विश्वनाथ जी अच्छी खासी बिजाई सुनने में आ रही है कि वहां पर अच्छी बिजाई होगी। इसलिए प्री प्रिडिक्टेड होकर लोग पूर्वानुमान होकर है ना हल्दी में बिकवाली कर रहे हैं। और हल्दी ने सबसे बड़ी बात देखा जाए तो पिछले 6 महीने के लोज को ब्रेक किया है आज के दिन बाजार में। तो ये कोई हल्दी के जो ट्रेडर लोग हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं पिछले काफी दिनों से हल्दी में काफी तेजी में रहा हूं, परंतु अभी मैं कहूंगा कि लोगों को कॉशन रखना चाहिए हल्दी के बाजार में विशेषकर। और जहां कहीं भी पुल बैक आता है वहां एक बार हल्दी से निकलना चाहिए। 16,200 के भाव जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक हल्दी में फ्रेश पोजीशन बनाने से दूरी जीरे में बनानी क्या चाहिए। करे भूपेश जी? जीरा भी कमजोर अब होता जा रहा है, आज भी करीब 2.5% की गिरावट दिखी। क्या हो रहा है जीरा? जीरे की बात करें तो सर जीरे में 29,100 का स्टॉप लॉस लगाकर जीरे में होल्ड बने रहना चाहिए। मुझे लगता है नीचे में 27,500 27,200 तक के भी लक्ष्य आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। अगर मैं छोटा स्टॉप लॉस बोलूं या ट्रेंड रिवर्सल का लेवल वैल्यू तो 28,700 के भाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 28,700 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक जीरे में मंदी का ट्रेंड जारी रहना चाहिए। भूपेश जी आपका, प्रथमेश जी आपका, मानव आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।